डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज कम्प्लेक्स फंक्शन में कैलकुलस ऑफ कम्प्लेक्स फंक्शन में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो बेसिकली कुछ स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे और उसमें भी कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन और स्पेशल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम बताएं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बेसिकली जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाए थे, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस पढ़ाए थे, तो उसमें z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, मैं फिर से 2 मिनट थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका समझा दो। z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई जो है कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल था, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो भी है आपका है, यही एक्स वाई जो है आपका इंडिकेट करता है। लेकिन जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर से हमारा चेंज हुआ था कॉम्प्लेक्स फंक्शन में, ये आ गया था u प्लस आई भी, और यहाँ पर u भी जो है एक्स वाई का ही फंक्शन है, और आपका v भी जो है एक्स वाई का ही फंक्शन है, v एक्स वाई का ही फंक्शन है। अब सवाल आता था कि जब w इक्वल टू यू प्लस आई भी, दैट मीन्स कि w इक्वल टू एफ ऑफ जेड आ गया था, और w इक्वल टू w आपका क्या है, u प्लस आई भी, और f ऑफ जेड क्या है, x प्लस आई वाई। तो ये एक स्टैंडर्ड जो है फॉर्मेट आया था, और इससे हमने बहुत सारे इक्वेशन लास्ट क्लास में डेराइव किए थे, और हमने बताया था कि यदि x प्लस आई वाई है, दैट मीन्स कि एक्स वाई है, और ये कोई प्लेन आपका u और v है, तो इसमें जो भी पॉइंट है, इस पॉइंट को इसमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसी को हम लोग मैपिंग बोलते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या तो मैपिंग बोलेंगे या ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। अब इसकी बात करें तो लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स फंक्शन के कॉन्सेप्ट को हमने ये डेराइव किया था एक कर्व का एग्जाम्पल लेकर के, जो लेक्चर नंबर 263 में। अब देखिए, ये हमने बताया था कि कैसे जेड प्लेन में कोई कर्व है और उसी कर्व को हमको ट्रांसफॉर्म करना हो डब्ल्यू प्लेन में, तो कैसे कर सकते हैं, ठीक ना। अब ये कॉन्सेप्ट बताने के बाद हमने कुछ उसमें जो है एक डेराइवेशन किया था जिसको कि मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, इसी से हम आगे बढ़ेंगे, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। अब कोई डब्ल्यू प्लेन है तो जेड प्लस सी, अब ये देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसको हम डेराइव करेंगे तो जेड इक्वल टू क्या लिखते हैं, एक्स प्लस आई वाई, बचपन से लिखते आ रहे हैं, और ये सी क्या लिख सकते हैं हम, सी वन प्लस आई सी टू। तो हम इस जेड प्लस सी, दैट मीन्स कि डब्ल्यू इक्वल टू यू प्लस आई भी होता है, तो यू प्लस आई भी इक्वल टू, और ये जेड प्लस सी, जेड का ये वैल्यू लिखे और सी का वैल्यू ये लिखे। तो इस तरह से आप u और v, दैट मीन्स कि ये जो पॉइंट आया आपका p, ये जो पॉइंट आया u और v, यू भी प्लेन में, तो आप x प्लस सी वन वाई प्लस सी टू लिख सकते हैं। तो ये लीनियर ट्रांसलेशन था, ठीक है ना। इट इज़ द पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो अभी हम 4-5 बताएंगे, और इसी को लेकर के बेसिकली हम जो है क्या करेंगे, आगे भी बढ़ेंगे। कोई अलग से कुछ यहाँ पर हम नहीं करने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद मैग्निफिकेशन एंड रोटेशन बताए थे, दैट मीन्स कि ये जो आप ध्यान देंगे तो दिस इज बेसिकली यू कैन से लीनियर कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं, ठीक ना, तो ये क्या है आपका पोलर कोऑर्डिनेट। क्या है? पोलर कोऑर्डिनेट। अच्छा, पोलर कोऑर्डिनेट में भी हमने ये बताया था कि इसमें अल्फा, थीटा, फाई, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, एंगल इन्वॉल्व हो जाएगा, और ये रो जो है कर्व इंडिकेट करता है, आर जो है आपका रेडियस इंडिकेट करता है, और कैपिटल आर डब्ल्यू प्लेन में रेडियस इंडिकेट करेगा। इसको हमने इन्वर्जन और रिफ्लेक्शन भी बताया था कि कैसे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक ना। यदि आप ये लेक्चर देखे हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जस्ट इसके पहले लेक्चर नंबर 264 जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। लेक्चर नंबर 263 आई थिंक, सॉरी 263, लेक्चर नंबर 263 जो है जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसी के कॉन्सेप्ट को लेकर के आज ये लेक्चर नंबर 264 हम डिस्कस करने वाले हैं। अब ये मोड ऑफ जेड और ये सारी इक्वेशन निकाले थे सर्कल का, ठीक ना। उसके बाद जो आपको बताए थे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए थे, और यही लास्ट कॉन्सेप्ट था, जिसके बाद आज हम लोग कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, ठीक ना। उसमें हमने आपको बताया था
कि कोई बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में W प्लेन हो, W को हम Z में और Z को W में कैसे चेंज करेंगे। तो W और Z के बीच एक रिलेशन लिए थे, ठीक ना, और इसके लिए एक कंडीशन दिए थे कि देखिए Z प्लेन है, W प्लेन है, Z भी एक कर्व के लिए डिफाइन होगा, W भी एक कर्व के लिए डिफाइन होगा, लेकिन जब इन दोनों में एक रिलेशन हम इस्टेब्लिश करेंगे तो कुछ कॉन्स्टेंट्स आ जाते हैं जिसको हमने A, B, C एंड D कहा था। और A, B, C, D जो है आपका कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट बोलते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि A अपन B मस्ट नॉट बी इक्वल टू C बाई D, ठीक है, ये कंडीशन है। और ये कंडीशन यदि फुलफिल हो रहा है तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अब यदि ये कंडीशन है तो ये कंडीशन आपका निकल करके आता है, लेकिन यदि ये जीरो हो गया तो हर कर्व का हर एक पॉइंट जो है कहलाता है क्रिटिकल पॉइंट। फिर हमने इन्वर्स मैपिंग भी बताए थे कि W इक्वल टू ये है तो Z इक्वल टू ये निकल करके आता है, ठीक है ना। और इससे आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट मीन्स कि Z को Z में इन्वॉल्व कर देंगे, यदि हम W इक्वल टू Z मान लेंगे तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज हो जाता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट निकल करके आते हैं, Z1 एंड Z2। Z1 और Z2 जो है जनरली इक्वल नहीं होता है, लेकिन यदि इक्वल हो गया तो पैराबोलिक इक्वेशन निकलेगा। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आए और बाइलिनियर ही आए, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि यदि यहीं पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो यहाँ जो आएगा क्यूबिक इक्वेशन आएगा, ठीक है ना। दैट मीन्स कि Z1, Z2, Z3, W1, W2 एंड W3 डिफाइंड होगा। और इसके ऊपर कुछ हमने लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल भी किए थे, ठीक है। अब इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्पेशल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। तो दीज आर दी स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन जो कि अभी आपने जो पढ़े स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन में आपने जो अभी देखा उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है, एक तो आपने देखा लीनियर ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन का मतलब भी होता है लीनियर। उसके बाद एक रोटेशनल आपने देखा, रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा एक्स वाई के फॉर्मेट में जाएगा, और ये आर थीटा मतलब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और ये पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। उसके बाद एक आपने देखा इन्वर्स, ठीक है ना, इन्वर्स फंक्शन का आपने देखा कि जेड यदि है तो 1/z वाला फंक्शन। और एक आपने लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट देखा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट था, ठीक है ना। और यही बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको आगे बहुत काम आने वाला है दोस्तों। इसी के कॉन्सेप्ट पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा, कन्फॉर्मल का मतलब भी होता है कन्फॉर्मेंस से कन्फॉर्मल शब्द आया है, या जनरल डे टू डे लाइफ में भी हम लोग बोलते हैं इज इट कन्फर्म है या नहीं, कन्फर्म मतलब सुनिश्चित, ठीक है। अब ये कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन जो है आप ध्यान देंगे तो ये सारी कॉन्सेप्ट तो हम पढ़ा चुके हैं कि कोई जो है आपका प्लेन है एक्स वाई और ये कोई प्लेन है क्या, यू भी, ये आपका जेड प्लेन है और ये आपका डब्ल्यू प्लेन है, ठीक है। और ये जो है आपका ओरिजिन पॉइंट होगा, ये जो है आपका क्या है, ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पर आप कर्व जरा सा देखिए, तो कर्व यहाँ पर हम दो कर्व लेते हैं, एक मान लीजिए कि आपका C1 कर्व है और एक कोई कर्व आपका जो है C और C1 कोई कर्व है। यहाँ भी C1 चेंज होकर के C1 डैश आ गया मान लीजिए, और ये एक कर्व जो है C है, कुछ इस तरह से है कि C और C डैश या C और C1
एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। तो यदि इसी पॉइंट पर, सेम पॉइंट पर टेंजेंट निकालेंगे तो इसका टेंजेंट मान लीजिए कि ये हो गया, ये टेंजेंट है एक, और इसका जो टेंजेंट है ये टेंजेंट है, ठीक ना। और इनके बीच जो है, जो एंगल है, इनके बीच के एंगल मान लीजिए कि गामा है, ठीक ना। और सिमिलर वे में यहाँ भी जो है इस पॉइंट का टेंजेंट और इस पॉइंट का टेंजेंट, और इनके बीच के जो एंगल आप निकालेंगे वो क्या होगा, यहाँ पर गामा एंगल में कोई चेंज नहीं आता है। ये जो P है आपका, P जो है इसका Z फंक्शन है, और ये P डैश जो है W का फंक्शन है। दैट मीन्स कि U और V। तो यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि Z प्लेन और W प्लेन में कोई एक कर्व है C1 और C डैश C1 डैश, ये कोई कर्व है। तो किसी पॉइंट P पर और P डैश पर ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट P and P dash in will be equal in magnitude and direction, then it is called conformal transformation, ठीक ना। यहाँ पर अब थोड़ा सा लिखिएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। इफ द एंगल ऑफ, स्टेटमेंट है, इफ द, ये स्टेटमेंट है तो मुझे लगता है कि लिखना चाहिए, ताकि लिखने से दो फायदे होते हैं। एक, आप इसका प्रिंट स्क्रीन ले सकते हैं और याद भी कर सकते हैं और दिमाग में रहता है। इफ द एंगल ऑफ, the angle of intersection of the curve at P is the same as the angle of intersection of the curve at P dash in magnitude and sense, मतलब डायरेक्शन, magnitude and sense, then the transformation is said to be conformal। इसको हम लोग बोलते हैं कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पर थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम को थोड़ा सा यहाँ पर प्रूव करेंगे, ठीक है ना। अब थ्योरम तो यही कहता है कि द ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्टेड बाय एन एनालिटिक फंक्शन, ठीक है ना। द शॉर्ट में थोड़ा सा लिखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्टेड बाय एन एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन मतलब कौन सा? W इक्वल टू एफ ऑफ जेड। ये जो है आपका क्या है? एनालिटिक फंक्शन इज कन्फॉर्मल एट every point of the z plane where f dash of z is not equal to 0, ठीक है ना। अब ये आपका स्टेटमेंट हो गया। अब इसी के हेल्प से इसको हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब प्रूफ कैसे करेंगे? तो ज़्यादा लिखेंगे कम, ठीक है ना, लिखेंगे कम और समझाएंगे आपको ज़्यादा। अब देखिए हम बोल रहे हैं कि P ऑफ Z इज एनी पॉइंट इन ए गिवन रीजन R of the Z plane and P dash W is the corresponding point in region R dash। ये जो रीजन है ये क्या है? R है, और ये जो रीजन है R dash है, मतलब एरिया बोल सकते हैं, स्पेस बोल सकते हैं। लेट Z moves on a curve C and W moves on a curve C dash, ठीक है ना।
इफ द पॉइंट Q, लेट ए पॉइंट देयर इज Q, और Q जो है, लेट Q इज Z प्लस डेल Z ऑन कर्व C, ये मान लीजिए P है, यहाँ पर Q हो गया, Z प्लस डेल Z the neighboring point on C, and similarly on Q डैश, Q डैश पे कौन सा पॉइंट है आपका, W प्लस डेल W be the corresponding point on this curve, then what will be the PQ, तो PQ जो आपका निकल करके आएगा, PQ कर्व PQ क्या निकल करके आएगा, डेल Z, और यहाँ पर P डैश Q डैश क्या निकल करके आएगा, डेल W, then delta Z is called complex number whose modulus R is the length of PQ and magnitude theta is the angle which PQ makes with the x axis। ये जो PQ है आप इसको जोड़ेंगे और इसको बनाएंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, PQ की एंगल, ये PQ, ठीक है। तो यहाँ पर डेल Z जो है होगा, डेल Z वो क्या हो जाएगा आपका, R e टू द पावर I थीटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर R क्या है, लेंथ ऑफ PQ है, ठीक है ना, लेंथ ऑफ, मैं लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ PQ, और ये जो थीटा है, ये थीटा क्या है, एंगल ऑफ PQ, एंगल ऑफ PQ विथ एक्स एक्सिस, ठीक ना, याद रहेगा। उसी तरह से यहाँ पर डेल W निकालेंगे, जब आप डेल W तो क्या हो जाएगा, R डैश ई टू द पावर I थीटा डैश, देख सकते हैं। ये दोनों इक्वेशन जो है ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, पहले कई सारे क्लास में, इसीलिए मैं बार बार आपको जो बोलता हूँ कि कोई भी आप वीडियो देखते हैं ना तो सीक्वेंस में देखें, ठीक है ना, एटलीस्ट एक बार आप देख लेंगे तो ही चीज़ें जो है आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर मॉडुलस और एम्पलीट्यूड हमने बता दिया। अब यहाँ पर हेंस अब यहाँ पर डेल W अपन डेल Z निकाल सकते हैं क्या, डेल अपन डेल Z, और निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R डैश अपन R इंटू ई टू द पावर I, और थीटा डैश माइनस थीटा हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहीं पर अब हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इफ द टेंजेंट एट P, ठीक है ना, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, या लिख देते हैं ज़्यादा अच्छा आएगा, इफ द टेंजेंट एट P टू द कर्व C makes an angle alpha, curve C makes an angle alpha, and the tangent at P dash to C dash, ठीक है ना, is angle alpha dash with U एक्सिस। अब यहाँ पर X एक्सिस से बना, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर U एक्सिस से बनेगा, दैट मीन्स कि U एक्सिस कौन सा है, ये X एक्सिस और ये U एक्सिस, मतलब इसके सीधा, और ये PQ को मिलाए हैं, ठीक है ना, ये छोटा है इसलिए हमने यहाँ पर नहीं दिखाया है, और आई थिंक ये बहुत शॉर्ट है तो आप समझ भी जाएंगे। तो ये जो है डेल्टा Z टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और थीटा टेंड्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा, और थीटा डैश विल बी टेंड्स टू अगेन अल्फा डैश, ठीक है ना। तो यह एफ डैश ऑफ Z जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, DW अपन DZ, दैट मीन्स की लिमिट जो है ना, ये R डैश अपन R, और इधर क्या हो जाएगा, ई टू द पावर I और अल्फा डैश माइनस अल्फा, दैट मीन्स कि इसके जगह पर कहाँ गया, ये जो है ये R डैश बाई R और थीटा डैश माइनस थीटा, तो ये जब हमने लिमिट लगा दिया कि थीटा की जगह अल्फा और थीटा डैश, तो ये हमारा आ गया। और इफ रो इज द, यहाँ पर इफ रो इज द मॉडुलस एंड phi is the amplitude
phi is the amplitude of function f of z which is supposed to be नॉन जीरो, देन ठीक है ना, देन क्या हो जाएगा एफ डैश ऑफ जेड इक्वल टू रो ई टू द पावर आई फाई, ठीक है ना। ये रो क्या हो गया मॉडुलस एंड फाई क्या हो गया एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, किसका फंक्शन एफ ऑफ जेड का, ठीक है। देन ये जो आपका इक्वेशन था, ठीक है ना, ये एक तो इक्वेशन इसको लिख देते हैं, ये इक्वेशन 1 याद रखिए, ठीक है। उसके बाद ये इक्वेशन आपका क्या हो गया जब लिमिट रखे तो 2, और इसको आप मान लीजिए कि जब आप रखते हैं इक्वेशन तो यही एफ डैश ऑफ जेड जो है यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे तो फाई जो है क्या हो जाएगा, और ये इक्वेशन मान लीजिए 3, तो यहाँ कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा डैश माइनस अल्फा, और रो कितना हो जाएगा लिमिट आर डैश अपन आर, हो जाएगा कि नहीं। तो ये इक्वेशन आपका मान लीजिए कि 4 हो गया, ये इम्पोर्टेंट है ध्यान रखिएगा, इसीलिए हम इसको डब्बा में बंद कर देते हैं, मतलब कंपेयर किए हैं सिर्फ और कुछ नहीं किए हैं। अब यहाँ पर अब यहीं पर जो है एक तो ये कर्व मान करके इस तरह का बहुत सारा, अब एक कर्व और C1 यहाँ भी आ गया, C1 डैश यहाँ भी हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग कर्व C1 और C1 डैश में पॉइंट P1 डैश P डैश एंड P1 डैश रेस्पेक्टिवली इन जेड प्लेन एंड W प्लेन, और इसमें अब एंगल जो है X से यहाँ भी कोई पॉइंट लेंगे PQ, यहाँ मान लीजिए एंगल बीटा है और उधर एंगल बीटा डैश है, और कोई एक तीसरा मैग्नीट्यूड का फंक्शन है साई। तो अब आप क्या लिख सकते हैं, अब आप सिमिलरली हम लिख सकते हैं, सिमिलरली आप साई जो है फाई की जगह पर साई क्या हो जाएगा बीटा माइनस बीटा, किसके लिए फॉर कर्व C1 एंड C1 डैश, ठीक है। तो साई बीटा माइनस बीटा डैश हो जाएगा, और जब आप दोनों को इक्वेट कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, इक्वेटिंग कर देंगे, यदि आप इक्वेट कर देंगे फाई और फाई एंड साई को, तो ये क्या हो जाएगा आपका अल्फा डैश माइनस अल्फा इक्वल टू क्या बीटा माइनस बीटा, और बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा डैश इक्वल टू क्या है दोनों के बीच के एंगल बीटा माइनस अल्फा या बीटा डैश माइनस अल्फा, और ये दोनों इक्वल आया, और ये दोनों को इक्वल को हमने क्या मान लिया है यहाँ पर गामा। अब आपका प्रूफ हुआ कि दोनों के टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होगा सेम होगा। यहाँ जो पूरी मेहनत की वो है कंक्लूजन है वो सिर्फ इतना सा है कि दोनों का एंगल क्या होगा सेम होगा, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ पर बना। अब यहीं पर आप समझ लीजिए कि जो है जो आपका एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है ना, क्या जो एनालिटिक फंक्शन है W इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज कन्फॉर्मल एट ईच पॉइंट, हेंस लिख देंगे, हेंस W इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज कन्फॉर्मल एट each point where f dash of z is not equal to 0, ठीक ना। ये क्योंकि ये 0 हो नहीं सकता है, ठीक ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ए पॉइंट एट विच, अब ठीक है ना, अब यहाँ पर छोटे छोटे 2-4 चीज लिख देते हैं जो बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ये पॉइंट एट विच एफ डैश ऑफ जेड इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट,
ठीक है। दूसरा पॉइंट कि रिलेशन जो आपने निकाला क्या, अल्फा डैश माइनस अल्फा इक्वल टू क्या फाइव निकाले हैं कि नहीं। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा डैश इक्वल टू अल्फा प्लस फाइव लिख सकते हैं क्या, ठीक है ना। दिस shows that the tangent at point P to the curve C is rotated through an angle of phi, ठीक ना, ठीक ना। तो यहाँ पर एंगल जब आप फाई निकालेंगे दैट विल बी नथिंग बट जस्ट एम्पलीट्यूड ऑफ एफ डैश ऑफ जेड, ठीक ना, अंडर द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन, अंडर द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है जो आपने रिलेशन देखा, ठीक ना, ट्रांसफॉर्मेशन का, उसमें जो भी एलिमेंट पास कर रहा है, ठीक ना, उसकी रेशियो हम देखें यदि, तो रो जो आपका मॉडुलस निकला था एफ डैश ऑफ जेड का, ठीक ना, बेसिकली इट इज इनफिनाइट सिमिलर लेंथ इन द जेड प्लेन, ठीक ना, एंड इट इज मैग्निफाइड टू एफ डैश ऑफ जेड, ठीक ना, आइदर इन जेड प्लेन और यू कैन से डब्ल्यू प्लेन, ठीक ना। तो यदि ये आप निकालेंगे तो एफ डैश ऑफ जेड जो है इसका स्क्वायर जब करेंगे, ये यदि बहुत स्मॉल वैल्यू होगा तो ये भी बहुत स्मॉल होगा, और इन दैट केस देयर विल बी अगेन कन्फॉर्मल, क्योंकि यदि यहाँ छोटा है तो यहाँ थोड़ा ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यदि एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि इफ W इक्वल टू एफ ऑफ जेड है, ठीक ना, इज एनालिटिक, देन U and V इज एनालिटिक, देन U and V must satisfy CR इक्वेशन, ठीक है। अब CR इक्वेशन दैट मीन्स कि यहाँ पर कोई आपका मैट्रिक्स निकालेंगे और किसके लिए, U and V के लिए भी और X Y के लिए एक साथ, तो क्या हो जाएगा, डेल U अपन क्या होता है डेल X, डेल U अपन क्या डेल Y, और इधर डेल V अपन डेल X और डेल V अपन डेल Y। और CR इक्वेशन से आपको याद होगा, नहीं याद है तो मैं आपको जरा सा दिखा दूं, लेक्चर नंबर 261 में हमने बताया था डेल U बाई डेल X को डेल V अपन डेल Y लिख सकते हैं, और डेल U अपन डेल Y को माइनस डेल V अपन डेल X लिख सकते हैं। इसको अभी हम लिखेंगे, तो देखिए डेल U बाई डेल X को क्या लिखेंगे, डेल V अपन डेल Y। तो इसको जो है हम थोड़ा सा डेल U अपन डेल X रहने दिए और डेल V अपन क्या डेल X रहने दिए। अब इधर डेल U अपन डेल Y को क्या लिख रहे हैं, X के फॉर्मेट में किसी एक में चेंज करना है, डेल U अपन डेल Y को माइनस डेल V अपन डेल X लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, माइनस डेल V अपन डेल X, और डेल V अपन डेल Y को क्या लिखेंगे, डेल U बाई डेल X लिख सकते हैं। इसको लिख दें डेल U अपन डेल X, ये हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर दें, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल U अपन डेल X का स्क्वायर माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस डेल V अपन क्या डेल X का स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, डेल U अपन डेल X प्लस I इंटू डेल V अपन डेल X का मोड लिख सकते हैं क्या, और मोड का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तभी तो ये ब्रेक होकर के आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, एफ डैश ऑफ जेड का स्क्वायर इन मैग्नीट्यूड, ठीक ना। दैट मीन्स कि आप लिख सकते हैं क्या, हेंस इन ए कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन इन conformal transformation infinitesimal
बहुत छोटा, इनफिनिटेसिमल मतलब बहुत छोटा, एरियाज आर मैग्नीफाइड बाय द फैक्टर जे यू भी अपन एक्स वाई, अपन नहीं है ये अलग अलग है, यू भी और एक्स वाई आप समझते हैं, ठीक है ना। तो आल्सो दी, यदि ये सेटिस्फाइड है, मैग्नीफाइड है, तो आल्सो द कंडीशन, आल्सो द कंडीशन ऑफ ए conformal mapping is J U V and X Y is not equal to 0 for infinitesimal एरिया, ठीक है ना। तो ये कंडीशन हो या ये कंडीशन हो, दोनों ही कंडीशन में जो है ये सेटिस्फाइड होगा। एक लास्ट पॉइंट ये भी था कि एंगल प्रिजर्विंग property of any conformal transformation has many important physical application. For example, जैसे आपका phi of x y है, that is velocity potential देता है, जो कि अभी हम लोग स्पेशल कन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन जब पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा इसको डिस्कस भी करेंगे। वेलोसिटी पोटेंशियल देता है। उसके बाद आपका साई ऑफ एक्स वाई जो है ये क्या देता है, स्ट्रीम फंक्शन, स्ट्रीम फंक्शन, ठीक ना। दैट मीन्स वी नो दैट फाई एंड साई आर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ सम एनालिटिक फंक्शन, ठीक ना, क्योंकि ये हमने आपको दिखाया है कि फाई प्लस आई साई, ठीक है, ये हमने कई जगह निकाला है एज ए कंजुगेट फंक्शन। ये फाई भी क्या है, किसी एनालिटिक फंक्शन जो है एफ ऑफ जेड का, फाई और साई तो बेसिकली क्या है, दोनों कांस्टेंट है, एंड इट रिप्रेजेंट्स द ऑर्थोगोनल कर्व, ठीक ना। ये भी आप ध्यान रखिए, फाई एंड साई मतलब जो कर्व होगा दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। और एक इक्वेशन भी हमने निकाला है इसके पहले, m1 m2 इक्वल टू -1, लास्ट टू लास्ट क्लास, दैट मीन्स कि लेक्चर नंबर 264 है, लेक्चर नंबर 262 में हमने ये प्रूफ किया है। तो फाई एंड साई आर ऑर्थोगोनल कर्व, ये भी याद रखिएगा, ऑर्थोगोनल कर्व। वेलोसिटी फंक्शन एंड स्ट्रीम फंक्शन बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दैट मीन्स द कंजुगेट फंक्शन फाई एंड साई when subjected to conformal transformation remains conjugate function। यदि ये कंजुगेट फंक्शन है तो कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन में भी, उसमें भी जो है ये कन्फॉर्मल ही रहेगा, मतलब जैसा था वैसा ही रहेगा। ऐसा थोड़ा कि स्कूल में कुछ और नाम था, कॉलेज में कुछ और नाम हो जाएगा, नहीं। जो किसी का कैरेक्टर है, स्वभाव जो है वो जल्दी बदलता नहीं है, चाहे वो कन्फॉर्मल हो या नहीं हो। That means the solution of Laplace equation remains solution of Laplace equation, जो हमने बताया था del u by del x का होल स्क्वायर प्लस del v अपन del y का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। जो लाप्लास इक्वेशन है वही ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन में भी आएगा। इसीलिए है कि जो कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन का ग्रेट एप्लीकेशन है वो बार बार आता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं, कंजुगेट फंक्शन फाई एंड साई when subjected to conformal transformation remain conjugate function, ठीक ना, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन, ठीक ना। अब लाप्लास नहीं लिख रहे हैं, नहीं तो फिर उसमें भी आप कंफ्यूज होंगे।
conjugate function phi and psi when subjected to conformal transformation remains conjugate function। यदि conjugate है तो लास्ट में भी वो conjugate रहेगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि जो स्पेशल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन है, ये तो अभी कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखा, आपके सामने है। अब कुछ स्पेशल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन भी हम लोग देखेंगे। स्पेशल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक ना। ये वीडियो थोड़ा सा, क्योंकि कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन एक में करने के लिए ही हमने लिया था, तो ये भी अभी 10-15 मिनट जाएगा वीडियो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन की यदि हम बात कर रहे हैं, पहला चीज इसमें, पहला ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन की यदि हम बात कर रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन में अभी हम लोगों ने देखा क्या, W इक्वल टू जेड स्क्वायर, यही था ना। दैट मीन्स कि यहाँ पर u प्लस आई भी इक्वल टू क्या है, x प्लस आई वाई का स्क्वायर। दैट मीन्स क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2i(xy), होगा कि नहीं। दैट मीन्स कि रियल और इमेजिनरी पार्ट को आप करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा एक, और दूसरा भी क्या आएगा आपका 2xy, ठीक ना। दैट मीन्स कि u इज कांस्टेंट, मान लीजिए कोई कांस्टेंट है a, तो आप a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये क्या है आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये क्या है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सिमिलरली इफ v इक्वल टू b और b इक्वल टू क्या आ जाता है 2xy, b इक्वल टू क्या आ गया 2xy, देन इट इज अगेन रिप्रेजेंटेड बाय, अगेन इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये भी क्या है आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दैट मीन्स कि पेयर ऑफ लाइंस, दैट इज पेयर ऑफ lines A and B which is parallel to the axis in Z plane and W plane map into pair of orthogonal rectangular hyperbola in the Z plane, ठीक ना। और कैसे होता है इसका फिगर, कैसे होगा कि ये आपका क्या है U और ये क्या है आपका V है, ठीक है। और ये जो है आपका कोई कर्व है, तो जब हम इसके लिए निकालेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। और जब y कांस्टेंट होगा, ये क्या था x कांस्टेंट था आपका, x कांस्टेंट था, ठीक है। और जब आपका y कांस्टेंट जाएगा तब यही क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। और ये क्या हो गया y कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। दैट मीन्स कि x कांस्टेंट y कांस्टेंट में ये आपका u और v के ऊपर कुछ ऐसा फिगर आ जाएगा। अब ये आपका जो है w प्लेन को इंडिकेट करता है। इसी तरह से आप उसमें निकाल सकते हैं, क्या बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट में, ठीक ना, पोलर कोऑर्डिनेट में। अब देखिए यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट में जब आप जाते हैं तो यहाँ देखिएगा आता है dw/dz, यहाँ पर अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था, यहाँ भी आप निकालिएगा dw/dz, ठीक है ना, dw/dz तो क्या आ जाएगा 2z, और 2z इक्वल टू 0 फॉर z इक्वल टू 0, जब z 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब इस तरह का आ जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द मैपिंग, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द मैपिंग। अच्छा, टेक द, अब आप थोड़ा सा ले लीजिए z इक्वल टू r e टू द पावर i थीटा, ठीक है ना, और w इक्वल टू ले लीजिए, सॉरी कैपिटल R e टू द पावर i फाई, कई बार बता चुके हैं। तो इन केस ऑफ पोलर फॉर्मेट, इन केस ऑफ जो हम आपसे डिस्कस कर रहे थे पोलर फॉर्मेट में, इन केस ऑफ पोलर फॉर्म, इन केस ऑफ
पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, आर ई टू द पावर आई फाई इक्वल टू आर स्क्वायर ई टू द पावर 2i थीटा हो जाएगा कि नहीं। दिस शोज दैट अपर हाफ ऑफ द जेड प्लेन, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, दिस शोज दैट upper half of the z plane, ठीक ना, दैट मीन्स कि थीटा लाइज बिटवीन पाई एंड 0, मतलब ये 0 π/2 पाई 3π/2 अगेन 2 पाई, ठीक ना, ट्रांसफॉर्म इनटू दी entire W plane, that is phi lies between 2 pi and 0, ठीक ना, and the same is true for लोअर हाफ, ठीक ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये याद रखिएगा, ठीक ना। दैट मीन्स कि जो आपका हाफ अपर हाफ में होता है वही लोअर हाफ में होता है। दैट मीन्स कि आप ये बोल सकते हैं कि जो इमेज ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक ना, जो इमेज चेंज हो रहा है वो क्या होता है, सिमिलर होता है। दैट यू कैन से इट इज वेरी मच सिमिलर, ठीक है। अब इसी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इसी में एक आता है जोकोविस्की ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक ना। दूसरा स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन में ही आता है जोकोविस्की ट्रांसफॉर्मेशन। ये सब ब्रिटिश मैथमेटिशियन है, ठीक ना। दुर्भाग्यवश जो हमारे संस्कृति में और हमारे जो वैदिक गणित हैं, जो वैदिक मैथमेटिक्स जिसको आज बोलते हैं, उसकी मार्केटिंग हम लोग नहीं कर पाए, नहीं तो हमारे भी ऋषि महर्षि मुनियों का नाम जो है बाहर में छाया रहता और वहाँ के बच्चे हमारे ऋषि महर्षियों के बारे में पढ़ते। लेकिन हम लोगों ने किसी कारणवश मार्केटिंग नहीं कर पाए, जो भी था। बट जो है ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं और ये ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है कि यदि W इक्वल टू जेड प्लस 1/z है तो यहाँ पर dW/dz निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, z+1 और z-1 अपन क्या हो जाएगा, z² निकाल करके देख लीजिए, ठीक ना। एंड दिस मैपिंग इज कन्फॉर्मल एक्सेप्ट एट द पॉइंट z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू -1। j इक्वल टू 1 होगा तो भी ये नहीं होगा और z इक्वल टू -1 होगा तो भी नहीं होगा, इसके अलावा सब पे होगा, ठीक ना। और यदि 1 और -1 के अलावा भी कुछ रखते हैं तो यहाँ पर W क्या आ जाएगा, 2 और -2, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करते हैं तो क्या होगा, इफ वी चेंज इनटू पोलर फॉर्म, तो यही आपका जो है W इक्वल टू U प्लस आई भी, दैट मीन्स कि R और ये क्या हो गया, cos थीटा प्लस I साइन थीटा प्लस 1/r और ये क्या cos थीटा प्लस I साइन थीटा, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये z प्लस 1/z, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि यही तो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो r क्या डायरेक्ट हम रखें क्या, चलिए एक बार कर देते हैं, cos थीटा प्लस I साइन थीटा और प्लस 1/r और ये क्या cos थीटा ऊपर ले गए तो -I साइन थीटा, ये हम पढ़ा चुके हैं क्योंकि cos थीटा प्लस -I साइन थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो cos स्क्वायर प्लस I साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर इमेजिनरी और रियल पार्ट को इक्वेट कर देंगे आप तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका r प्लस 1/r क्या cos थीटा
और v इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका r माइनस 1/r क्या साइन थीटा। सही है। अब एलिमिनेटिंग थीटा, एलिमिनेशन ऑफ थीटा गिव्स क्या देता है u स्क्वायर अपन क्या हो गया r प्लस 1/r का जो है स्क्वायर प्लस v स्क्वायर और इधर 1 माइनस 1/r का स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक ना। और यदि r को एलिमिनेट करते हैं, इफ वी एलिमिनेट r, यदि आप इसको r को एलिमिनेट कर देते हैं तो क्या होगा u स्क्वायर अपन 4 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस v स्क्वायर अपन 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दैट मीन्स अब यहाँ पर आपका फाइनल ये जाता है कि यहाँ पर जो आप देखेंगे सर्कल का इक्वेशन बन रहा है, ये तो क्लियर हो गया, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक ना। तो इसको यदि आप सॉल्व करेंगे और u और v को यदि आप 1 मान लेते हैं, क्या 1 और 1 मान लेते हैं, तो ये आपको दे देगा क्या एलिप्स का इक्वेशन, ठीक ना। इफ u एंड v इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं तो ये क्या आपको मिल जाता है एलिप्स का इक्वेशन। एंड इन पर्टिकुलर इन यूनिट सर्किल, इफ यूनिट सर्किल दैट मीन्स कि इफ r इज इक्वल टू 1 then in z plane it flattens out to become the segment of u equal to -2 and 2, ठीक है ना। यदि r इक्वल टू यहाँ पर 1 रख देते हैं तो u का 2 वैल्यू निकल करके आएगा और एक वैल्यू यहाँ से आप देखिए, यहाँ लिख देते हैं इफ r इक्वल टू 1, यूनिट सर्कल है, यूनिट रेडियस सर्कल है, देन u का 2 वैल्यू आएगा आपका, एक -2 एंड 2, 2 वैल्यू निकल करके आएगा क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक है अपने आप में, ठीक ना। दैट इज द रियल एक्सिस इन w प्लेन, दैट मीन्स द एक्सटीरियर ऑफ यूनिट सर्कल इन द z प्लेन मैप्स इनटू द इंटायर w प्लेन, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक्सटीरियर ऑफ क्योंकि यहाँ देखिए जो रेडियस 1 था वो यहाँ कितना आ गया 2, तो 2 के अंदर ही तो 1 है। तो यही चीज़ अब यहाँ पर आप कई बार ऑब्जेक्टिव में हायर मैथमेटिक्स में पूछा जाता है, ठीक है ना, बीएससी एमएससी वगैरह में, बीटेक में तो नहीं पूछेगा लेकिन ऊपर पूछ सकता है। तो एक्सटीरियर ऑफ यूनिट सर्कल इन द जेड प्लेन maps into the entire w plane, ठीक है ना, मैप्स इनटू द इंटायर w प्लेन। जैसे जेड प्लेन में जो है वो पूरा का पूरा आपका कहाँ जाएगा, पूरा का पूरा कहाँ जा रहा है w प्लेन के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक कहीं कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब इसी में जो है एक तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है ना। अच्छा, इन सब का जब आप पढ़ेंगे ना, ठीक है ना, इन सब का जब आप देखेंगे, ठीक है ना, तो बहुत सारा कुछ इस तरह से आएगा। जैसे एक ऑब्जर्वेशन जो है ना हम आपको बताते हैं, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन आप देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से, तो यहाँ पर कोई आपका सर्कल है, ठीक है ना, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, अब जितना भी सर्कल बनेगा ना, ठीक है ना, तो इसके अंदर ही जो है जो सर्कल है, और यही जो सर्कल होगा आपका कहाँ पर यूवी प्लेन में, ठीक है ना, तो ये सब इसके अंदर ही आएंगे। अंदर मतलब आप कोई क्या बोल सकते हैं उसको, डब्लू प्लेन की यदि हम बात करेंगे तो ये भी इक्वेशन जो है इसके अंदर ही रहेगा, सारे के सारे ये सब कर्व है ऐसे, ठीक है ना, सब अंदर ही रहेगा। ये क्या है आपका डब्लू प्लेन। दैट मीन्स कि यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि एक तो पहला, अच्छा एक और कर्व आप पहले इसका देख लीजिए कि यदि v इक्वल टू आप क्या लिखे थे r-1/r, ठीक है ना, साइन थीटा, ठीक है ना,
अब ये जीरो कब देगा, जब r इक्वल टू प्लस माइनस वन हो, r इक्वल टू प्लस माइनस वन हो, दैट मीन्स कि थीटा इक्वल टू क्या होगा, या तो जीरो होगा या पाई होगा। तो दिस इज बेसिकली स्ट्रीम लाइन कंसिस्ट ऑफ यूनिट सर्किल r इक्वल टू वन। और इसी चीज़ को हम यहाँ पर स्ट्रीम लाइन और पोटेंशियल लाइन दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट दैट के ऑर्थोगोनल होते हैं। ये मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक ना। और यही यदि थीटा इक्वल टू जीरो और पाई में हम डिस्कस कर रहे हैं और जेड का वैल्यू लार्ज है, ठीक ना, तो वहाँ पर स्टेग्नेशन पॉइंट आता है। क्या आता है, स्टेग्नेशन पॉइंट। दैट मीन्स कि ये जो है आपका कोई पोटेंशियल फंक्शन है, ठीक ना, और यहाँ से ये आपका यही फ्लो है। ये आप फ्लूइड मैकेनिक्स यदि आप पढ़ते होंगे सिविल का और आप मैकेनिकल के स्टूडेंट होंगे तो वहाँ पर ये, या केमिकल के स्टूडेंट होंगे, ठीक ना, आता है ये, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेग्नेशन पॉइंट। और स्टेग्नेशन पॉइंट भी दो होगा, एक जेड इक्वल टू वन पर होगा और एक जेड इक्वल टू माइनस वन पर होगा, ठीक ना। दैट इज कॉल्ड स्टेग्नेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, स्टेग्नेशन पॉइंट। एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज आल्सो यूज्ड टू मैप द एक्सटीरियर और प्रोफाइल ऑफ एन एरोप्लेन। या कभी आप खुद इमेजिन करते हैं कि अच्छा एरोप्लेन या ट्रेन के आगे का जो है बिल्कुल रेक्टेंगुलर नहीं बनाते हैं बल्कि स्लोप देते हैं। बाइक, कार, किसी का भी फ्रंट देखिए, ठीक है ना, ताकि एयर को रेजिस्ट कर पाए। एयर को रेजिस्ट कैसे करेगा, इसी तरह से कुछ रेजिस्ट करता है, ठीक है। तो हम लोगों ने सेकेंड जो देखा था वह क्या देखा था, जोकोस्की ट्रांसफॉर्मेशन। अब एक थर्ड नंबर का ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपके पास, उसको हम लोग बोलते हैं जो है ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू ई टू द पावर जेड। ट्रांसफॉर्मेशन दैट मीन्स W इक्वल टू ई टू द पावर जेड। अब ई टू द पावर जेड है तो यहाँ भी वही राम कहानी है, ठीक है ना। क्या राम कहानी है आपका, यहाँ जेड इक्वल टू यदि आप बात करेंगे तो यही है एक्स प्लस आई वाई, और W का है रो ई टू द पावर आई फाई, ठीक है ना। इसको इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो ई टू द पावर आई फाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स आई वाई, एक्स प्लस आई वाई, दैट मीन्स ई टू द पावर एक्स और ई टू द पावर आई वाई, ठीक है ना। दैट मीन्स कि रो इक्वल टू क्या निकल करके आ गया आपका, ई टू द पावर एक्स एक नंबर रियल पार्ट, और फाई इक्वल टू क्या आ गया, वाई इमेजिनरी पार्ट से आ गया कि नहीं। अब इसको जब आप निकालेंगे तो इसके लिए ई टू द पावर एक्स, ठीक है ना, दैट मीन्स कि जेड प्लेन में, ठीक है ना, जेड प्लेन में ई का वैल्यू आप निगेटिव रखें, पॉजिटिव रखें या कुछ भी रखें, हमेशा क्या आएगा, ये आपका एक्स और वाई, एक्स का वैल्यू आप कुछ भी रखेंगे तो अल्टीमेटली क्या आएगा, ये आएगा तो पॉजिटिव ही आएगा कि नहीं, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है ना। दैट मीन्स की रेफरेंस से हमेशा क्या आएगा, ऊपर ही आएगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही वैल्यू आएगा। फाई की भी बात करेंगे, ठीक है ना, तो फाई तो आपका यहाँ भी क्या बनेगा, अब सर्कल बनेगा, ठीक है ना, W प्लेन में, ठीक है ना। दैट मीन्स कि यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो इन रेक्टेंगुलर रीजियन एक्स कोई एक जो है किसी भी कांस्टेंट के बीच होगा और ये पॉजिटिव के बीच में ही रहेगा, या वाई की यदि हम बात करते हैं तो वाई भी जो है किसी कांस्टेंट के बीच में ही रहेगा, ठीक है ना, अरे बस समझ में। और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन जो है इंडिकेट करता है सर्किल या रेज जो फिजिक्स में पढ़ते थे इन दैट वे, ठीक है। उसी तरह से एक जो है ट्रांसफॉर्मेशन आता है कॉस का, ठीक है ना। एक आएगा आपका कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन, ये चौथा आएगा ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू कॉस एच जेड, ठीक है ना। दैट मीन्स कि यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे क्या हो जाएगा, u प्लस आई वी इक्वल टू कॉस ऑफ h, और ये कौन सा है, हाइपरबोलिक, ठीक है ना। तो ये कॉस x प्लस आई वाई
दैट मीन्स इसको डिवाइड वो करेंगे, ब्रेक करेंगे, कॉस एच एक्स कॉस वाई, क्योंकि कॉस एच आई वाई जो होता है कॉस वाई होता है, ठीक है ना, प्लस आई साइन एच एक्स और साइन एच आई वाई जो होता है साइन वाई होता है, ठीक है ना। इसको आप एक्स को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है ना, क्या एलिमिनेटिंग एक्स, तो यहाँ एक्स को एलिमिनेट करेंगे और वाई को कांस्टेंट मानेंगे, तो वाई स्क्वायर इक्वल अपॉन कॉस स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 आएगा। और जब वाई को एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेटिंग वाई, तो इट गिव्स वाई स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, कॉस एच स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन साइन एच स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। इस सॉल्व, तो ये जो आपका इक्वेशन है ये इंडिकेट करता है कि y यदि कांस्टेंट हम लेते हैं तो जेड प्लेन मैप इनटू हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है ना। और यहाँ जो है आपका इक्वेशन नंबर जो 2 है, दिस शोज दैट लाइन्स विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, क्योंकि इसमें x कांस्टेंट आप मान रहे हैं, ठीक है ना। अब x भी किसी बाउंड्री कंडीशन में रहेगा, किसी बाउंड्री में रहेगा, तो जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया था ये सिमिलर ऐसा ही इसका भी जाएगा, बिल्कुल सिमिलर जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब का जो है कई जगह यूज होता है, हम लिख सकते हैं कि दिस ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड, दिस ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी यूज, कहाँ यूज हो सकता है, टू ऑब्टेन द सर्कुलेशन ऑफ लिक्विड अराउंड एन इलिप्टिक सिलेंडर, to obtain the circulation of liquid around an elliptic cylinder, दूसरा है to determine, these are the application of transformation to determine the electrostatic field due to चार्ज सिलेंडर। चार्ज सिलेंडर ही क्यों, घर में जो फैन चलता है आपका सीलिंग फैन या कोई भी फैन, उसमें भी इसका कॉन्सेप्ट ट्रांसफॉर्मेशन का लगता है, ठीक है ना। और लास्ट आप बोल सकते हैं टू डिटरमाइन द पोटेंशियल बिटवीन टू कनफोकल सिलेंडर, कनफोकल इलिप्टिक सिलेंडर्स, ठीक ना। तो ये जो आप देख रहे थे ना, एक हमने जो बनाया था स्ट्रीम फंक्शन का, कहीं पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, कहीं ना कहीं होगा, ये जो आपको दिखाए थे ना, तो ये सिलेंड्रिकल ही तो फंक्शन है कि इस बाउंड्री लिमिट में रहेगा, तो ये सिलेंडर से जब पास करता है तो ये एक दूसरे से कितना नज़दीक रह सकता है ये इंडिकेट करता है। ये बेसिकली क्या, ये इंडिकेट करता है कि ये एक दूसरे के कितना नज़दीक रह सकता है, ठीक है। तो ये सब थे कुछ इम्पोर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन, इसको समराइज करें, उसके पहले एक छोटा सा न्यूमेरिकल जो है आपसे डिस्कस करेंगे और तब इसको समराइज करके हम आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन बोल रहा है कि सो दैट अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन, क्या W इक्वल टू जेड माइनस आई अपॉन जेड प्लस आई, ठीक है ना, रियल एक्सिस in the z plane is mapped into the circle W equal to 1, which
पोर्शन ऑफ द जेट प्लेन, अब पूछ रहा है विच पोर्शन ऑफ द जेट प्लेन corresponds to the interior of सर्कल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सो दैट अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस डब्ल्यू प्लेन रियल एक्सिस इन द जेट प्लेन इज मैप्ड इनटू द सर्किल डब्ल्यू इक्वल टू 1। दैट मीन्स कि आप बोल सकते हैं कि यूनिट सर्किल है और ये यूनिट सर्किल जो है जेट प्लेन के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो दैट इज द इंटीरियर सर्किल। इंटीरियर मतलब कि ये वाला पार्ट इस पार्ट के अंदर ही होगा। मतलब एक इस तरह का इक्वेशन अभी हमने कुछ देर पहले प्रूव भी किया था, जिसमें R1 रखे थे, तो W में U का वैल्यू 2 आ रहा था। मतलब 2 1 से बड़ा है, मतलब 1 वाला जो सर्किल होगा, जेड प्लेन वाला जो सर्किल होगा, W प्लेन के अंदर ही होगा। ये उसका सोल मीनिंग था। यहाँ पर देखिए ये भी छोटा सा पार्ट है, कैसे सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर आप W का मोड निकालेंगे, इसका मोड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, जेड माइनस आई अपन क्या जेड प्लस आई। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, पूरे का हम मोड लेंगे तो इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे वो कर दें, एक्स प्लस आई वाई माइनस 1 इसका मोड अपन ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आई और ये क्या y प्लस 1 का मोड हो जाएगा। ये हमने ऊपर नीचे कर दिया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर अपन नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। नाउ द रियल एक्सिस इन जेड प्लेन, now the real axis in z plane that is y equal to 0 transforms into, in that case transforms into क्या हो जाता है, ये मोड ऑफ w अब निकालेंगे। जब y आपका 0 हो गया तो ये एक्स स्क्वायर, अब y 0 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है ना। y 0 हो गया तो ये स्क्वायर तो 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। दैट मीन्स कि क्या हो गया, 1 आ गया कि नहीं, आ गया। दैट मीन्स द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, दस इंटीरियर ऑफ सर्कल गिव्स क्या, मोड ऑफ w लेस देन 1, ठीक ना। और ये यदि लेस देन 1 हो रहा है, दैट मीन्स कि ये जो आपका पार्ट आया था ऊपर वाला, कोई भी एक पार्ट ले लें जो आपका सर्कल का इक्वेशन देगा, ठीक है ना। दैट मीन्स कि ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर अपन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का स्क्वायर लेस देन 1। देयरफॉर ये क्या निकल करके आएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक ना, ये आप देखेंगे कि y इक्वल टू वाई ग्रेटर देन 0 आ रहा है जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो, क्योंकि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका y, तो y ग्रेटर देन क्या हो गया 0। दैट मीन्स क्या बोल रहा है कि 10 अपर हाफ ऑफ द जेट प्लेन, अपर हाफ मतलब ये है ना, तो ये y ऊपर वाली, तो y शुड बी ग्रेटर देन 0, तो ऊपर ही तो जाएगा। अपर हाफ of the jet plane corresponds to, जो ये स्टेटमेंट था आपका क्वेश्चन में, corresponds to the interior of circle w equal to 1, इंटीरियर ऑफ द सर्कल w इक्वल टू 1। तो ये देखिए तो प्रूफ कैसे हो रहा है कि y इक्वल टू ग्रेटर देन 0 है, तो y जब ग्रेटर देन 0 हो गया तो ये क्या हो गया, हमेशा के लिए क्या होगा, ऊपर ही तो होगा, नीचे आएगा ही नहीं। तो ये था कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला। तो हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन के जो कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला देखे। अभी अब समय है, जब इतना टाइम हो ही गया है तो 2 मिनट और टाइम लेंगे
और इसको फिर से एक बार हम बताएंगे कि आज हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा। तो ट्रांसफॉर्मेशन दैट मीन्स कि मैपिंग मतलब क्या, एक्स को हम डब्लू को जेड को डब्लू में चेंज जब करते हैं। तो पहला हमने ट्रांसलेशन पढ़ा था, दूसरा मैग्निफिकेशन एंड रोटेशन हमने बताया था आपको, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको हमने इन्वर्जन पढ़ाया था, ठीक है ना। ये इन्वर्जन एंड रिफ्लेक्शन पढ़ाए थे पोलर कोऑर्डिनेट का एग्जांपल लेकर के। फिर आगे बढ़ते हुए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाए थे। क्या, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। इसमें आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब निकाल करके बताए थे, ठीक है। उसके बाद जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आया था स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन में, वो हमने बताया आपको, ठीक है ना, कि कैसे हम चेंज करते हैं। अब इसमें लीनियर ट्रांसलेशन, रोटेशनल, दैट मीन्स कि रोटेशनल को ही हम लोग पोलर भी बोलते हैं, इन्वर्स बताए, और बाइलिनियर बनाने के बाद जो है हमने कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया था कि कैसे जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में किसी कर्व को हम चेंज करते हैं, दो कर्व के बीच एंगल कैसे निकालते हैं, ये हमने बताने की कोशिश किया है, ठीक है ना। इसके बाद एक हमने जो है कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये होता है कि किसी भी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व जो है, कोई भी जो जेड प्लेन में है उसको हम डब्ल्यू प्लेन में लेते हैं, और यदि एंगल का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कन्फॉर्मल। इसी के हेल्प से हमने एक इक्वेशन प्रूव किया था, और ये इक्वेशन जो आपका जो निकल कर के आया है बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर इसके जो है हमने इक्वेट किया था क्या, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को जो है आपका हमने इक्वेट किया है। इक्वेट करने के बाद ये सारी चीज़ें आई थी, ये सब हमने बताया आपको। फिर जो है इसी को हमने सॉल्व किया है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हुए हमने ये जे का वैल्यू भी निकाल करके बताया था कि कैसे ये हम लोग निकालते हैं। और ये कंजुगेट फंक्शन फाई और साई का हमने बताया कि किस तरह से ये एक दूसरे से को रिलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था कि फाई और साई यदि पहले कंजुगेट फंक्शन है, और ये जो है जब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं कौन सा, कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद भी ये कंजुगेट ही रहते हैं। उसके बाद स्पेशल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन बताया आपको, ठीक है ना, ये कैसे चेंज करते हैं, कैसे स्ट्रीम फंक्शन और पोटेंशियल फंक्शन और किस तरह से ऑर्थोगोनल होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, ये सब हम बताए थे। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एग्जांपल आया था, ये ऑटोमेटिक आया था एक स्टैंडर्ड केस में। फिर ये भी हमने बताया था कि जेड प्लेन से ही आपको मिरर इमेज देखने में मिल जाता है, या अपर हाफ लोअर हाफ की कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है या डिफरेंट है, ये भी आपको देखने यहाँ से मिलता है। उसके बाद हमने जोकोस्की ट्रांसफॉर्मेशन बताया था, ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं छोटे छोटे, और आज हमने इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करके भी आपको दिखाया अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया। और फिर उसके बाद जो है जोकोस्की ट्रांसफॉर्मेशन का ही कुछ एप्लीकेशन, डायरेक्ट एप्लीकेशन हमने बताया कि कैसे स्टेग्नेशन पॉइंट निकालते हैं और कैसे स्ट्रीम फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है ना, जो रियल लाइफ में सोलेनॉइड में काम आता है, ठीक है ना। सोलेनॉइड जो आप निकालते हैं ना सिलेंडर के इर्द गिर्द, ठीक है ना, तो ये आता है। फिर इसके बाद ही हमने थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन लिया, जोकोस्की ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो है हमने ट्रांसफॉर्मेशन लिया कौन सा, W इक्वल टू मैंने एक्सपोनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन आप कह सकते हैं। तो यहाँ भी आपको हमने बताया किस तरह से अपर हाफ लोअर हाफ निकालते हैं, और दिस ट्रांसफॉर्मेशन जो है कैन बी यूज टू ऑब्टेन दी सर्कुलेशन ऑफ लिक्विड अराउंड एन इलिप्टिक सिलेंडर, ठीक है ना। रोटामीटर एक इसका लाइव एग्जांपल है। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की जजमेंट कर सकते हैं, चार्ज है या नहीं है वो भी हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड की कैपेसिटी निकालते हैं। फिर उसी तरह से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं इसके हेल्प से। उसके बाद चौथा और लास्ट हमने निकाला ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ कॉस, ये भी हमने आपको निकाल करके बताया कि ये भी आप देख रहे होंगे
कि सर्कुलर जो है सर्किल का इक्वेशन बना है अलग अलग कंडीशन में, और तब हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के, न्यूमेरिकल लेकर के हमने यहाँ पर सॉल्व करके इस लेक्चर की जो है अंतिम कड़ी में पहुँचे हैं। तो आई थिंक आज यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में एक और इम्पोर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, दैट इज बेसिकली श्वार्ज़ क्रिस्टोफल ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, कि पॉलीगन की मैपिंग। ये तो सर्कुलर और जो है लाइन वाला देखे आप। अब रेक्टेंगुलर जो है एक, या कह सकते हैं पॉलीगन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जिसको कि हम लोग जो है श्वार्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक ना, और वह इम्पॉर्टेंट है अपने आप में। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में लेक्चर नंबर जो कि हमारा 265 होगा, उसमें हम लोग श्वार्ज़ क्रिस्टोफल ट्रांसफॉर्मेशन पे बात करेंगे। लेकिन आज इस लेक्चर में यहीं तक, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में भी इसका 2 मिनट का समरी ज़रूर बताएंगे, क्योंकि इसका समरी आप देखेंगे तो ही आगे का आप समझ पाएंगे। तो once again, thank you very much for watching this video. Be happy, healthy, keep smiling, and also keep sharing all these video with your classmate. Keep promoting, कर भला तो हो भला. Thank you very much.